myself Sunita Sinha. This is the part 2 of chapter 5, the fundamental unit of life. In part 1, we have learned that cell is the basic functional and structural unit of living organism. And three main features of cell. They are plasma membrane, nucleus and cytoplasm. Today our first topic is cytoplasm. What is cytoplasm? The cytoplasm is the fluid contained inside the plasma membrane. ये one type of fluid होता है. Fluid का मतलब one type of dense liquid. It also contain many specialized cell organelles. इसमें बहुत सारे छोटे छोटे little structure होते हैं जिसको हम बोलते हैं cell organelle. Suppose this one your last boundary of cell जिसको हम बोलते हैं plasma membrane. एक आपका अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यहाँ पे आपका फ्लूइड होगा. इस फ्लूइड को ही हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं. ओके, हर ऑर्गेनल्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन इन प्रोकार्योट्स. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स. ओके, प्रोकार्योट्स का वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं. यूकार्योटिक सेल का वेल डेवलप न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं. ओके, इन प्रोकार्योट बिसाइड द एब्सेंट ऑफ डिफाइनाइट न्यूक्लियर रीजन. ओके, उसका डिफाइनाइट न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है. सो बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो एब्सेंट. इसलिए उसके कोई बाउंड्री नहीं होता, उसमें सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते. ऑन द अदर एंड, दूसरे साइड आपका यूकार्योटिक सेल है जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. ओके, इसलिए उसमें सारे इनक्लोज ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगी. नाउ the significance of membrane can be illustrated with an example of virus. अब मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे हमने इसके पहले वाला स्लाइड में पढ़ा कि प्रोकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसलिए उसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यानी साइटोप्लाज्म में नहीं मिलते. अब एग्जाम्पल के लिए आपको सपोज किया है वायरस. वायरस में मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है. वायरस लेक एनी मेम्ब्रेन्स एंड हैंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए वो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है. इट मीन्स अगर वायरस आउटसाइड है यानी किसी होस्ट सेल के अंदर नहीं, नॉर्मल इन्वायरमेंट में है, तो वो कैसा बिहेव करेगा? नॉन लिविंग की तरह, यानी वो इनएक्टिव मोड में रहेगा. आप दूसरे नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि वायरस उस समय डेड बॉडी की तरह बिहेव करेगा. दे एंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई. जैसे ही उसको कोई होस्ट सेल मिलेगा, वो लिविंग बीइंग की तरह काम करेगा और अपने को मल्टीप्लाई करेगा, यानी सेल डिवीजन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, लाइक दिस वे. दिस वन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेम्ब्रेन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल ऑर्गेनल्स. ओके, व्हाट इज द सेल ऑर्गेनल्स? Every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. हर सेल का अपना एक मेम्ब्रेन होता है, दैट्स वन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है. टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, सेल हैज ऑल्सो लिटल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सेल ऑर्गेनल्स. सेल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो अलग अलग टाइप के फंक्शन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल. जैसे हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑर्गन है, और हर ऑर्गन का स्ट्रक्चर आपका किससे बना है? टिश्यू से, और टिश्यू किससे बना है? सेल से. उसी तरह सेल में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, एंड उस फंक्शन को कनेक्ट करने के लिए आपके अंदर यानी सेल के अंदर छोटे लिटिल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं. सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनल विच वी विल डिस्कस नाउ आर. इस चैप्टर में आपको कुछ सेल ऑर्गेनल डिस्कस किए हुए हैं. फर्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, समटाइम्स से गोल्गी बॉडी, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, समवन से मिटोचॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. ओके, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, बट आपके सिलेबस में ये 5-6 ऑर्गेनल डिस्क्राइब किया हुआ है. नाउ आवर फर्स्ट सेल ऑर्गेनल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, बाउंड ट्यूब्स एंड सीट. ये सबसे बड़ा नेटवर्क स्ट्रक्चर इनसाइड द प्लाज्मा होता है. इट लुक लाइक ए लॉन्ग ट्यूबल्स
और राउंड और ऑब्लॉक बैग्स यानी वेसिकल्स। ये लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म में दिखता है, सम टाइम राउंड शेप में दिखेगा, सम टाइम बैग की तरह। द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी लास्ट बाउंड्री ऑफ द सेल ऑफ एनिमल काम करता है, वैसे आपका ईआर का भी अपना एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर। आपके कितने ईआर होते हैं? टू। एक को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है RER। ओके। सेकेंड नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे SER। ओके। वी हैव द टू टाइप्स ऑफ ईआर, RER एंड सेकेंड ACR। RER कैसा दिखता है? RER looks rough under a microscope because it has a particle called ribosomes. ओके। जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर में देखोगे तो ER के ऊपर राइबोसोम्स होता है। ओके। सपोज दिस वन योर ER, तो इसके ऊपर स्मॉल स्मॉल सर्कल में आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। इसलिए माइक्रोस्कोप देखने से ये थोड़ा आपको रफ स्ट्रक्चर की दिखता है, इसलिए इसका नाम रखा RER। The ribosome which are present in all active cell are the site of protein manufacture. जहाँ जहाँ आपका राइबोसोम्स होता है वहाँ प्रोटीन मैन्युफैक्चर्स होता है। तो आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हो कि RER is the source of protein manufacture in the cell. The function of ER. ओके। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल आपका सेल का क्या है? ER। और इसके कुछ फंक्शंस हैं। नंबर 1, to serve as a channel for the transport of materials between various regions of the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह अगर कुछ ट्रांसपोर्टेशन करना है मटेरियल का, तो वो आपका कौन कर सकता है? ER। सेकेंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का काम भी, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? ER। थर्ड, प्रोवाइड अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं वो किसके अंडर में होंगे? ER। डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स। बहुत सारे पॉइजन एंड ड्रग्स को न्यूट्रलाइज करने का काम भी कौन करता है? ER। सो ER इज द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। ओके। दिस वन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। अब प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखो, लास्ट बाउंड्री आपको दिखेगा, दैट्स वन आवर सेल मेम्ब्रेन। ओके। देखो ये लिक्विड हुआ जिसका नाम क्या हुआ? साइटोप्लाज्म। ये लास्ट आपका बना सेल वॉल। ओके। फिर ये बना आपका रफ ER। ओके। आगे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गोल्गी एपरेटस। देखो स्ट्रक्चर देख लीजिए, दिस वन नोन एज गोल्गी एपरेटस। ओके। फिर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्लोरोप्लास्ट। ये बना आपका स्मूथ ER, दिस वन द लाइजोसोम्स। ये सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स के नाम हैं। अब एनिमल सेल में भी देखो, दिस वन योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। ये बना आपका राइबोसोम, दिस वन द रफ RER, दिस वन द स्मूथ ER। ओके। और नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या पढ़ने वाले हैं? गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। ओके। फर्स्ट है आपका गोल्गी एपरेटस या एपार्टस। द गोल्गी एपार्टस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी। सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने हमको ये वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया? कैमिलो गोल्गी। इसलिए इनके ऑनर पे ही हमने इस ऑर्गेनल्स का नाम रखा गोल्गी एपार्टस। इट इज कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल यानी फ्लैटेड सेल्स, फ्लैटेंड ऐसे स्ट्रक्चर आपका होता है, अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न्स। ठीक है। उसका आपका ऐसा सारे लेयर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ये सारे पैरेलल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स। These membranes often have connection with the membranes of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. ये आपके डायरेक्टली ER से कनेक्ट होता है, इसलिए ER और गोल्गी एपार्टस मिलकर आपका कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करता है, यानी वन टाइप ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर। The material synthesized near the ER is packaged and dispersed
to various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus. ठीक है, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है तो हमको ईआर की हेल्प लेनी होगी। उसी तरह अगर कोई पैकेज और उसको डिस्पैच करना है अपने इनसाइड या आउटसाइड, उसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी होगी? गोल्गी apparatus की। इट फंक्शन इनसाइड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन वेसिकल। इसका काम है स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस करना है अप एंड डाउन, एंड फिर पैकेज करना प्रोडक्ट का। ये तीनों काम आपका गोल्गी apparatus करता है। In some cases, complex sugar may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. Sometime आपका complex sugar जो simple sugar से बनता है उसका भी काम कौन करता है? Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved the formation of lysosomes. ठीक है, लाइजोसोम के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगा? Golgi apparatus. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइजोसोम्स। ओके, अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा? लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में कौन हेल्प किया? हमारा गोल्गी apparatus. व्हाट इज लाइजोसोम्स? लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स फिल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एक ऐसा बैग होता है जिसमें आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। जैसे हम अगर अपनी बॉडी की बात करें तो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ होता है? स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका खाना डाइजेस्ट कहाँ होता है? स्टमक में, और जो बच जाता है वो आपका जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेम वे में आपका सेल के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम का काम कौन करता है? लाइजोसोम्स। दिस एंजाइम्स आर मेड बाय, और ये एंजाइम्स किस में बना होता है? RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइजोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। लाइजोसोम्स आपका एक टाइप का डिस्पोजल सिस्टम है, यानी सेल से बाहर निकालता है। किस चीज़ को बाहर निकालता है? वेस्ट को। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल। जो सेल डैमेज हो गया है उस सेल को, उस सेल ऑर्गेनल्स को भी सेल से यानी आपकी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प कौन करेगा? लाइजोसोम्स। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल थ्रू द, किससे एंटर करेगा? आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, उससे अंदर आने के बाद लाइजोसोम्स अपना एंजाइम्स रिलीज करता है। अगर वो फॉरेन सेल आपके सेल के लिए हार्मफुल है यानी पॉइजन की तरह काम करता है, तब आपका लाइजोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है और वो सारे सेल ऑर्गेनल्स या आप बोल सकते हो पॉइजनस वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा। Some bacteria or food as well as old organelles are end up in the lysosomes. Okay, कुछ बैक्टीरिया, समटाइम फूड और ओल्ड ऑर्गेनल जो आपके ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, वो सब कहाँ ख़त्म होता है? लाइजोसोम्स में। वाई? क्योंकि लाइजोसोम्स के पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। It break complex substances into small and simpler substances. So it is known as digestive bag. समटाइम हम लाइजोसोम्स को डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली सारी चीज़ का डाइजेशन आपके लाइजोसोम्स में ही होता है। बट व्हेन द सेल गेट डैमेज, लाइजोसोम्स में ब्रस्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। बट कभी कभी अगर आपका सेल डैमेज हो जाए, डैमेज कब होगा? जब सेल का मेटाबॉलिज्म फंक्शन डिस्टर्ब होगा। अगर ऐसा आपके सेल के साथ होता है तो लाइजोसोम जो एक बैग की तरह है वो ब्रस्ट हो जाएगा और उससे जो एंजाइम्स निकलेंगे वो अपने ही सेल को क्या कर लेंगे? डाइजेस्ट, यानी अपने ही सारे अच्छे सेल ऑर्गेनल्स और सेल को खा जाएंगे। इसलिए उस समय हम लाइजोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, क्योंकि उसने अपने ही सेल को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय। Now your next topic, mitochondria. Someone say mitochondria. Mitochondria are known as powerhouse of the cell. इसको हम सेल का पावर हाउस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। ठीक है, दो टाइप के मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरे को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, और ये आपका डीपली फोल्डेड आउट होता है। ओके, जब आपने अभी प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखा तो यहाँ सेक्स लाइक आपके फॉर्म होंगे फोल्डेड।
ओके, और ये डबल मेम्ब्रेन से कवर अप होते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस एक्टिविटीज नीडेड फॉर द लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। आपके सेल को जितने भी एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो सारा एनर्जी आपका माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है। किस फॉर्म में रिलीज करता है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को हम सेल का एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। Now next, plastid. Plastid are present only in plant cell. ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो केवल प्लांट सेल में मिलता है। There are two types. Okay. नंबर 1, क्रोमोप्लास्ट, जिसको सेकेंड नाम में हम बोलते हैं कलरफुल प्लास्टिड। जैसे आपका लीफ का कलर ग्रीन होना, फ्लावर का कलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होना, ये सब किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट। एंड सेकेंड होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। इसको बोलते हैं कलरलेस प्लास्टिड। इसका कोई कलर नहीं होता, ये केवल आपके फूड स्टोर करने में हेल्प करेगा। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अगर क्रोमोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल पिगमेंट है, यानी ग्रीन कलर पिगमेंट, तब उसी क्रोमोप्लास्ट को हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। Chloroplasts are important for photosynthesis in plant. All of you know, photosynthesis के लिए chloroplast necessary है। Chloroplast also contain various color. उसमें मोस्टली आपके कौन से पिगमेंट होते हैं? येलो और ऑरेंज। ओके, इसलिए आपको एक लीफ का कलर सम टाइम ग्रीन कलर से अलग दिखता है, फिर भी वो सारे लीफ आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल जैसे कि स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेनुअल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस स्टोर, इसमें कलर का कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। वो कैसा काम करता है? जस्ट लाइक ए स्टोरेज बैग। क्या क्या स्टोर करता है प्लांट के लिए? स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स। The internal organization of chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in a material called stroma. क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। जिस लेयर पे ये छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। These are similar mitochondria in external structure. Like mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosome. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, उसी तरह प्लांट के लिए प्लास्टिड आपका कैसा काम करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि प्लास्टिड के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल्स आपका स्टोरेज सैक्स है और क्या क्या कंटेन कर सकता है? सॉलिड और लिक्विड। Vacuoles are small size in animal cell, while plant cell have very large vacuole. Mostly vacuole आपके plant cell में ही मिलते हैं। Animal cell में vacuole की साइज बहुत छोटी होती है। जैसे जैसे आपका एनिमल मैच्योर होता जाता है, vacuole की साइज बहुत ही छोटी सम टाइम आपके सेल से डिसअपेयर भी हो जाता है। बट प्लांट सेल में इसका अपोजिट होता है। जैसे जैसे आपका प्लांट मैच्योर होगा, उस वैसे ही सेल के पूरे वॉल्यूम का 50 to 90% यानी हाफ से ज़्यादा सेल किससे कवर हो जाएगा? वैक्यूल से। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण आपका प्लांट सेल कैसा हो जाता है? टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। Turgidity means strong and tough. Rigidity means just standing at one place. जैसे आप बार्क और ट्रीज को फिंगर से टच करो तो वो स्ट्रॉन्ग हार्ड दिखेगा। आप उसकी शेप को फिंगर से पिंच करके चेंज नहीं कर सकते हो। दैट्स ऑन द रिजिडिटी। आप कितना भी बार्क और ट्री को सेक करो, स्टेम को सेक करो और रिलीज करो या वैसे ही रहने दो, डिस्टर्बेंस के बाद वो वापस अपनी प्लेस पे आ जाएगा। एंड जब हैवी बार्क ऑफ ट्रीज है तो अब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिला सकते हो। दैट्स वन प्रॉपर्टी नोन एज टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। और ये केवल किसके कारण होता है? वैक्यूल्स। Many substances of importance in life of the plant cell are stored in vacuoles.
दिस इंक्लूड, आपके वेहिकल्स में क्या क्या स्टोर होता है? एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। ये सब आपके प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल में काउंट होता है एंड इन सभी का स्टोरेज कहाँ होता है? वेहिकल्स में। नाउ नेक्स्ट, सेल डिवीजन। व्हाट इज सेल डिवीजन? न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो and to replace old, dead and injured cell and to form gametes required for reproduction. ओके, न्यू सेल का फॉर्मेशन होना किसको रिप्लेस करके? ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल। जितने आपके ओल्ड और डेड सेल हैं उसको अगर रिप्लेस करके न्यू सेल फॉर्म होता है और एक नया गैमेट्स फॉर्म होता है फॉर रिप्रोडक्शन, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन। ओके, जब भी एक पुराने सेल से दो नए सेल बनेंगे देन यू से सेल डिवीजन इज अकर्ड। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ओके, हमारे पास दो मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन है। फर्स्ट वन मिटोसिस या माइटोसिस एंड सेकेंड वन मियोसिस। फर्स्ट, माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस ईच मदर सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। इसमें एक मदर सेल कितने में डिवाइड हो जाती हैं? टू डॉटर सेल। और इन दोनों डॉटर सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के इक्वल में होगा। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। ये सेल डिवीजन उन सभी जगह पे यानी उन सभी बॉडी ऑर्गन पे होगा जहाँ ग्रोथ और रिपेयर का सबसे अधिक काम होता है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में बोलो, जब एक मदर सेल दो डॉटर सेल में चेंज होगी तब इस टाइप के सेल डिवीजन को बोलेंगे मिटोसिस या माइटोसिस। नेक्स्ट, मियोसिस या मिसोसिस। In this process involve two consecutive division. When a cell divide by this way, it produce 4 new cells. ओके, इसमें आपका टू कॉन्जुगेटिव डिवीजन होता है। देखो यहाँ पे दो कॉन्जुगेटिव हुआ मगर दोनों में आपके दो दो पेयर हैं, फिर सब सेपरेट होंगे। यानी आप बोल सकते हो कि एक मदर सेल से कितने न्यू सेल बने? आपके 4। ठीक है, दिस न्यू सेल हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ मदर सेल। इस सभी में आपके क्रोमोसोम का नंबर मदर सेल का हाफ होगा। मिटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एंड मियोसिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ओके।